हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एबीजी। दोस्तों मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आप एबीजी की रिपोर्ट जब आपके हाथ में होती है तो क्या आप डायग्नोसिस बना पाते हैं, या फिर आप जब एग्जाम में बैठे होते हो या कभी भी आप एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो जब एबीजी से कोई एमसीक्यू आता है तो क्या आप सॉल्व कर पाते हो? अगर आप नहीं कर पाते हो तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आई प्रॉमिस यू कि आप हर एमसीक्यू सॉल्व करोगे एबीजी के रिगार्डिंग, और जब एबीजी रिपोर्ट आपके हाथ में होगी तो आप डेफिनेटली उसे डायग्नोस कर पाओगे। आपको पता चलेगा कि इस मरीज की रिपोर्ट में क्या है, एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, या फिर मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, या फिर कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है, पार्शियल कंपनसेटेड है। इस तरीके के हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा पहला सवाल है कि हम एबीजी करते क्यों हैं? तो कृपया आप बताइए कि हम लोग क्यों एबीजी करते हैं। देखिए एबीजी हम करते हैं, एबीजी का फुल फॉर्म क्या है? आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो आप देख रहे हो आर्टरी के अंदर, ब्लड के अंदर, आर्टरी के ब्लड के अंदर गैसेस को चेक करने के लिए हम लोग एबीजी करते हैं, यानी कि ब्लड गैसेस एनालिसिस के लिए, जिसमें हम देखते हैं ब्लड में ऑक्सीजन का क्या लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या लेवल है, या फिर बाइकार्बोनेट का क्या लेवल है, ये सब चेक करने के लिए। जैसे किस किस कंडीशन में करते हैं? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में, सीओपीडी के केस में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के केस में, और निमोनिया के केस में, या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के केस में हम लोग पता करते हैं कि एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, हमारा CO2 एक्स्ट्रा वॉश आउट हुआ है या रिटेंशन हुआ है। ये सारी चीजें हम देखने के लिए एबीजी करते हैं। और साथ ही साथ कई बार जब पेशेंट आईसीयू में होता है जब पेशेंट आईसीयू में होता है तो उस केस में पेशेंट शॉक में हो, या सीवियर इंफेक्शन में हो, या फिर वेंटिलेटर पे हो मरीज, या उसके अलावा कोई ट्रॉमा हुआ हो, उस केस में भी हम एबीजी निकालते हैं और देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। तो अभी हम शुरू करते हैं एबीजी को कैसे देखना है। तो देखिए दोस्तों, हम जब एबीजी को देखेंगे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें एबीजी के अंदर तीन चीजें देखनी है। सबसे पहला पीएच, दूसरा CO2, तीसरा बाइकार्बोनेट। तीन कंपोनेंट याद रखिए, पहला पीएच, दूसरा CO2, तीसरा बाइकार्बोनेट। देखिए यहीं से हम याद कर रहे हैं, यहीं से हम सीख रहे हैं, हमें बार बार इन चीजों को रटना नहीं है। अभी इसी वीडियो में मैं आपको 100% सिखा के जाऊंगा कि एबीजी एनालिसिस कैसे करना है। और आई प्रॉमिस यू कि अगर आप मेरे साथ पूरी ईमानदारी से देख रहे हो, पढ़ रहे हो, मुझे सुन रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो, तो इस वीडियो के एंड में जब मैं आपको पूछूंगा एबीजी दिखा करके, तो आप उन्हें डेफिनेटली एनालाइज कर पाओगे। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट है हमारा पीएच। हमें पीएच देखना है, दूसरा हमें CO2 देखना है, और तीसरा हमें बाइकार्बोनेट देखना है। इतना समझ आ गया? हमें एबीजी देखते ही पहले तीन चीजों पर फोकस करना है। फर्स्ट पीएच, सेकंड CO2, थर्ड बाइकार्बोनेट। देखिए एक फॉर्मूला है जो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, इसको समझिए। आप मुझे बताइए, मैं पीएच को यहां पे उल्टा देखूंगा थोड़ा सा। लोग कहते हैं कि पीएच अगर इंक्रीज हुआ तो बाइकार्बोनेट इंक्रीज होगा और CO2 डिक्रीज होगा। हम ऐसे नहीं देखेंगे। पीएच का मतलब जब पीएच कम हो जाता है तो एसिड बढ़ गया, अगर पीएच बढ़ गया तो एल्कलोसिस बढ़ गया। ठीक है, एल्कलोसिस हो गई। तो अब हमें देखना है कि खून के अंदर अगर एसिड बढ़ जाए, एसिड क्या है हमारे पास? CO2। अगर CO2 बढ़ गया यानी कि एसिड बढ़ गया तो पीएच क्या होगा? पीएच एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक पीएच यानी कि पीएच कम हो गया। तो इसको उल्टा देखिए थोड़ा सा, कि अगर खून में CO2 बढ़ा हुआ है, एसिड बढ़ा हुआ है, तो पीएच एसिडिक हो जाएगा यानी कि पीएच कम हो जाएगा। और अगर खून के अंदर बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, तो पीएच बढ़ जाएगा, पीएच भी एल्कलोसिस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट क्या होता है? एल्कलोसिस पार्ट होता है, बेस पार्ट होता है। तो जब बेस बढ़ेगा यानी कि एल्कलोसिस बढ़ेगा, यानी कि बाइकार्बोनेट बढ़ेगा, HCO3 बढ़ेगा, तो हमारा पीएच भी बढ़ेगा, क्योंकि पीएच जब बढ़ता है तो बेस बढ़ता है, और बाइकार्बोनेट जब बढ़ता है तो बेस बढ़ता है। तो जब खून में बाइकार्बोनेट बढ़ा तो पीएच बढ़ा, खून में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो पीएच कम हुआ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक पार्ट होता है। तो क्या आपको इतना याद हो गया? कृपया वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए यस। यस लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें तीन चीजें देखनी होती हैं, पीएच, बाइकार्बोनेट और CO2। इसमें अगर CO2 जो है वो एसिडिक पार्ट है, अगर CO2 बढ़ता है तो पीएच भी एसिडिक हो जाएगा, यानी कि पीएच गिर जाएगा। ऐसे ही बाइकार्बोनेट बेस का पार्ट है, तो अगर बाइकार्बोनेट बढ़ गया तो पीएच भी बढ़ जाएगा, बेस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। ठीक, ये पॉइंट याद रखिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए इनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं। पीएच की नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 से लेके 7.45। क्या होती है? 7.35 से लेके 7.45, ये नॉर्मल ब्लड पीएच होता है। अब इस पीएच के पॉइंट के बाद के शब्द निकाल लीजिए, 35 से लेके 45, ये CO2 की वैल्यू होती है, ये CO2 की वैल्यूज होती हैं। तो वैल्यूज याद रखिए। सबसे पहले पीएच 7.35 से लेके 7.45, ये नॉर्मल ब्लड पीएच होता है। उसके बाद नॉर्मल CO2, ब्लड CO2, तो नॉर्मल सीरम CO2 क्या होगा? 35 से 45। लास्ट पॉइंट आता है बाइकार्बोनेट, ये क्या होगा? 22 से 27, यानी कि 22 से 27। तो इनको याद रखेंगे। वैल्यूज याद हो गई आपको? अगर नहीं याद हुई एक बार और रिपीट करो। पीएच
7 लगा दो, आगे पॉइंट लगा दो, 3.5 से 7.35 से 7.45 नॉर्मल ब्लड पीएच। अब CO2 35 से 45 नॉर्मल CO2 लेवल ब्लड में। और बाइकार्बोनेट 22 से 27, ये बाइकार्बोनेट। देखिए अब हमें देखना क्या है, इसमें हमें समझना क्या है। तो इसमें समझने की चीज है कि जब हम पीएच को देख रहे हैं, अगर पीएच कम हो गया, ठीक है, अगर पीएच कम हो गया, ये देखिए अगर 7.35 से कम होता है तो एसिडोसिस होती है, और अगर 7.35 से 7.45 से ज्यादा बढ़ जाता है तो एल्कलोसिस होती है। ठीक, ऐसे ही जब हम CO2 की बात करते हैं, पहले तो हमने देखा पीएच कि कब एसिडोसिस है, कब एल्कलोसिस है। अब दूसरा पार्ट हम देखेंगे कि प्रॉब्लम रेस्पिरेशन में है या प्रॉब्लम मेटाबॉलिक में है। तो रेस्पिरेशन यानी कि CO2 में चेंज आएगा। तो अगर CO2 में कम या ज्यादा हो रहा है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। अगर एबनॉर्मलिटी बाइकार्बोनेट में आ रही है तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। इतना समझ आ गया। पहले हम देखेंगे पीएच एसिडिक है या फिर एल्कलोसिस है। उसके बाद देखेंगे हम बाइकार्बोनेट, अगर इसमें बदलाव है तो प्रॉब्लम मेटाबॉलिक है। फिर देखेंगे हम CO2, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी है। तो ये चीजें समझ आ गई कि रेस्पिरेटरी कब होता है, मेटाबॉलिक कब होता है, और पीएच समझ आ गया कि एसिडोसिस कब होती है और एल्कलोसिस कब होती है। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर पीएच 7.35 से कम हो जाए तो एसिडोसिस हो जाए, और अगर पीएच 7.45 से ज्यादा हो जाए, 7.45 से ज्यादा हो जाए तो एल्कलोसिस हो जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखिए। क्लियर। अब इसके बाद आप देखेंगे, मैंने आपको बताया दो सिस्टम है बॉडी के अंदर, एक तो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा होता है मेटाबॉलिक सिस्टम। मेटाबॉलिक सिस्टम किसके हाथ में होता है, किडनी के हाथ में। अच्छा, दूसरी भी चीजें हैं जैसे वॉमिटिंग हो जाए, कुछ हो जाए उस केस में, लेकिन आप समझ लीजिए कि मेटाबॉलिक सिस्टम यानी कि किडनी, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स। CO2 लंग्स, बाइकार्बोनेट यानी कि किडनी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो अभी हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिक यानी कि बाइकार्बोनेट और CO2 यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो ये दो सिस्टम आपको ध्यान रखने हैं। हमें दो ही कंपोनेंट देखने होते हैं, मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है, एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। बहुत ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, अब यहां देखिए आप, अगर मान लीजिए पीएच बढ़ गया यानी कि एल्कलोसिस हो गई। अब बताइए पीएच बढ़ेगा तो एल्कलोसिस होगी, तो CO2 का क्या होगा उस केस में, CO2 बढ़ेगा या कम होगा। भाई CO2 एसिडिक पार्ट है, तो जब टोटल पीएच हम देख रहे हैं और टोटल पीएच हमारी बढ़ी हुई है यानी कि बेस पार्ट ज्यादा है तो CO2 डेफिनेटली कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो जब पीएच बढ़ता है तो CO2 कम हो जाता है, और जब पीएच डिक्रीज होगा यानी कि खून में एसिड बढ़ेगा तो पीएच कम होगा यानी कि एसिड बढ़ेगा। तो एसिडिक पार्ट कौन सा है, CO2। तो CO2 जब बढ़ गया तो इसने क्या बढ़ाया, एसिड बढ़ा दिया भाई साहब। CO2 बढ़ा यानी कि एसिड बढ़ा, CO2 एसिड है ऐसा समझ लो आप। CO2 क्या है, एसिड है। तो जब CO2 ब्लड में बढ़ा तो एसिड बढ़ा, एसिड बढ़ा तो पीएच तो कम होगा। अब आ जाइए मेटाबॉलिक पार्ट पे। अब मेटाबॉलिक पार्ट में हमारे पास है बाइकार्बोनेट HCO3, बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट क्या है, ये बेस पार्ट है। अगर बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो बेस बढ़ेगा, और बेस बढ़ेगा तो पीएच ऊपर जाएगा, पीएच भी बढ़ेगा। और अगर बाइकार्बोनेट कम हुआ यानी कि बेस कम हो गया तो ऑटोमेटिक एसिड बढ़ जाएगा ना, तो बेस कम हुआ तो पीएच भी कम हो जाएगा, बेस कम हुआ तो पीएच भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिए। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ आया है तो कृपया मेरे को लिखिए कि मुझे समझ नहीं आया है, तो मैं फिर से समझाऊंगा। अब देखिए, अब यहां पे हम लोग ध्यान देंगे कि हमें सैंपल कहां से लेना है। ठीक है, सैंपल लेने के लिए कॉमन साइट क्या होती है, तो हमारे पास कॉमन साइट है रेडियल आर्टरी। ये मोस्ट कॉमन साइट होती है। ज्यादातर जो हम एबीजी सैंपल लेते हैं वो रेडियल आर्टरी से लेते हैं। यहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है इस जगह। ठीक है, यहाँ से रेडियल, यहाँ अल्नार, दो आर्टरी होती है। ठीक, तो रेडियल आर्टरी से हम मोस्ट कॉमन साइट है सैंपलिंग के लिए, एबीजी सैंपल के लिए। अल्टरनेटिव साइट हमारे पास ब्रेकियल और फीमोरल आर्टरी भी है, लेकिन ये हम कब करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए, जब लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा निकलती है, क्या निकलती है, अयोटा निकलती है, ये अयोटा आ गई। फिर ये सब क्लेवियन एरिया में पहुंचती है, क्लेविकल एरिया में, तो सब क्लेवियन आर्टरी बन जाती है। फिर ये एक्सिलरी एरिया में आ जाती है, यहाँ से एक्सिलरी एरिया में आ जाती है, तो ये एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है। तो यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी हो गई। फिर उसके बाद एक्सिलरी से नीचे ये ब्रेकियम में पहुंच जाती है, तो ये ब्रेकियल आर्टरी कहलाती है। यहाँ तक ये ब्रेकियल आर्टरी कहलाती है। देखिए, सबसे पहले दिल के, हार्ट के अयोटा से निकली, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली अयोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा निकल के सिस्टमिक अयोटा जब बनती है तो ये यहाँ पे ऊपर जब घूम के आएगी तो इधर क्या होगा, सब क्लेवियन आर्टरी। यहाँ पे क्लेविकल के नीचे, अयोटा से निकलती क्लेविकल के नीचे किस्सा आएगा जिसे हम कहेंगे सब क्लेवियन आर्टरी। सब क्लेवियन आर्टरी जाएगी एक्सिला में और बन जाएगी एक्सिलरी आर्टरी। फिर उससे नीचे जाएगी ब्रेकियम में, फिर बन जाएगी ब्रेकियल आर्टरी। फिर उससे नीचे ये दो में डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से ये दो में डिवाइड हो जाएगी, और दो में डिवाइड होने के बाद एक इस तरफ जाएगी थंब की तरफ जो कि रेडियल आर्टरी होगी, और एक इस तरफ जाएगी छोटी उंगली की तरफ जो कि अल्नार आर्टरी होगी। तो ऐसे ये दो में बट के रेडियल और अल्नार आर्टरी बन जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है थंब की तरफ आई है ये रेडियल आर्टरी है, और ये जो इस तरफ आ रही है छोटी उंगली की तरफ ये अल्नार आर्टरी है। और आगे चल के हाथ में ये दोनों मिल जाती हैं, ऐसे मिल जाएगी, और यहाँ पे ये आर्क फॉर्म करेगी। आर्क का मतलब कर्व बनाएगी, ऐसे आर्क फॉर्म करेगी। ठीक है, और इसे हम कहते हैं पामर आर्क, क्योंकि ये पाम है, इसके अंदर जो आर्क बनेगा ना दोनों का मिलके ऐसे, उसे कहते हैं पामर आर्च। ठीक है, तो ये आर्च फॉर्म करेगी। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है,
हमें देखना है कि जिस आर्टरी से हम ब्लड सैंपल लेना चाहते हैं, रेडियल आर्टरी से, अगर वो डैमेज हो गई, हमने सैंपल लिया, अगर वो हो गई डैमेज, तो क्या अल्नार आर्टरी पेटेंट है, अल्नार आर्टरी सही है, जो हमारे हाथ को खून की सप्लाई देते रहे। पता चला कि अल्नार आर्टरी पहले से खराब है और हमने क्या कर दिया कि रेडियल आर्टरी को भी डैमेज कर दिया, तो ये हाथ पूरा खत्म हो जाना है। ठीक है, इसलिए हमें एक टेस्ट करना होता है ये चेक करने के लिए कि हमारी अल्नार आर्टरी पेटेंट है कि नहीं, सही है या नहीं। उसे हम कहते हैं, आगे देखेंगे, उसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, जरा एक बार कमेंट में लिख दीजिए। बहुत सिंपल सा चीज है जिसे हम कहते हैं एलन टेस्ट, द एलन टेस्ट। बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू, मान के चलो ये एम्स में पहले क्वेश्चन आ चुका है कि आर्टरी से एबीजी सैंपल लेते समय सडनली, अचानक से, गलती से वेन से सैंपल आ गया, अब हम उसे क्या करें? तो भैया एक ही काम करना है, फेंक दो, डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि हमें ब्लड आर्टरी से ही चाहिए, एबीजी सैंपलिंग उसी से होनी है। ठीक है, उसे डिस्कार्ड कर दो। ठीक, अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि टेस्ट कैसे करा जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये आप देख रहे हो, एक तरफ रेडियल, एक तरफ अल्नार। इस तरीके से हम दोनों आर्टरी को, रेडियल को और अल्नार को, दोनों आर्टरी को टाइट दबा लेंगे। जब हम टाइट दबाएंगे फिर पेशेंट को बोलेंगे कि हाथ खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। तो इस तरीके से जब वो हाथ खोलेगा बंद करेगा तो हाथ हो जाएगा पूरा व्हाइट। कैसा हो गया? पूरा सफेद हो गया। फिर आप क्या करोगे? अल्नार आर्टरी पे से अपना हाथ रिमूव करोगे। तो अल्नार आर्टरी से हटाया, तो जैसे अल्नार आर्टरी से हटाओगे ना, हाथ फिर से लाल हो जाएगा, यानी कि अल्नार आर्टरी सही है, ये ब्लड भेज रही है आगे, इस तरीके से। तो अगर अल्नार आर्टरी पेटेंट है तभी हम रेडियल आर्टरी से सैंपल लेंगे, और इस टेस्ट को हम कहते हैं द एलन टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? द एलन टेस्ट। ठीक है, फिर हम रेडियल आर्टरी से जो है सैंपल ले सकते हैं। और ये जो टेस्ट हम करते हैं वो हम करते हैं इफ डजंट टर्न पिंक इन 6 सेकंड, अगर 6 सेकंड में नहीं हो रहा। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन इसको पकड़ के पूरा दिन दबा के रखो और फिर छोड़ दो, तो पूरा दिन देख रहे हो कि अभी लाल होगा, अभी लाल होगा, हाथ फिर से पिंक होगा, नहीं, केवल 6 सेकंड में पिंक हो जाना चाहिए, तभी अल्नार आर्टरी सही है। ठीक है, केवल 6 सेकंड में वापस से रेड कलर आ जाना चाहिए, वापस से पिंकिश कलर आ जाना चाहिए। ठीक है, तब हमारा एलन टेस्ट जो है नेगेटिव है, यानी कि हम जो है हमारी अल्नार आर्टरी पेटेंट है, सही है, अच्छी है, सप्लाई दे रही है। अब हम रेडियल आर्टरी से ब्लड सैंपल ले सकते हैं एबीजी के लिए। ठीक है, केवल 6 सेकंड का टाइम होता है पिंकिश कलर होने के लिए। क्लियर? इतना समझ आ गया? यहां से आगे चलते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को अभी से कमेंट करके बता दो। ठीक है, अब देखिए, यहां पे हम बात करते हैं राइट टूल। कौन से राइट टूल्स होते हैं हमें एबीजी सैंपल काय में लेना है? तो बेटा हमारे पास 2-3 चीजें होती हैं। आपने देखा होगा जो ब्लड सैंपल लेने के लिए आते हैं उनके पास छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, है ना, छोटी छोटी, उसमें वो सैंपल जो है लेके उसके अंदर ब्लड लेते हैं। तो वो होता है ईडीटीए होता है, सिट्रेट होता है। ठीक है, तो ईडीटीए, सिट्रेट, ये सब किस लिए यूज करे जाते हैं? ताकि हमारा ब्लड का थक्का ना जमे, ब्लड का थक्का ना जमे। और एंटीकोगुलेंट क्या क्या होते हैं? हमारे पास 3-4 चीजें हैं जो ब्लड का थक्का नहीं जमने देती। एक तो होता है वारफरिन, एक होता है हमारे पास हेपारिन, और ईडीटीए, सिट्रेट, ये सैंपल कंटेनर होते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, इनके अंदर ब्लड नहीं जमता, लेकिन क्योंकि हम एसिड बेस बैलेंस चेक कर रहे हैं तो भैया ईडीटीए में तो एसिड होता है, तो हमारी जो रिपोर्ट है वो गलत हो जाएगी अगर इसमें लेंगे। ऐसे ही सिट्रेट वाले में लेंगे तो सिट्रेट भी एसिड है, तब भी हमारी रिपोर्ट गलत हो जाएगी। और वारफरिन तो आती ही टैबलेट फॉर्म में है, तो हम उसमें डाल नहीं सकते। सॉरी, हाँ, वारफरिन तो टैबलेट फॉर्म में आती है तो हम उसे यूज कर नहीं सकते। अब हमारे पास क्या बचता है? हेपारिन। तो हम हेपरनाइज्ड सैंपल, उस कंटेनर के अंदर सैंपल लेते हैं जिसमें हेपारिन डला हुआ होता है। ठीक है, उसमें लेते हैं एबीजी सैंपल। अब हमने एबीजी सैंपल ले लिया, ब्लड आ गया हमारे पास। अब हम ढूंढेंगे इसमें बीमारी। अब हमें रिपोर्ट देखनी है और बीमारी ढूंढनी है। तो चलो अब शुरू करते हैं बीमारी ढूंढना। तो बीमारी कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास 2 चीजें हैं। ठीक है, क्या क्या है 2 चीजें? देखो यहाँ पे 4 लिखा है, डेफिनेटली 4 है, लेकिन 2 चीजें हैं, एक एसिड, एक एल्कलोसिस, और दूसरी 2 चीजें हैं रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। अब ये सब मिलके 2-2 मिलके 4 हो गया। ठीक है, कैसे हो गया 4? अभी हम देख लेते हैं। हमारे पास एक तो है रेस्पिरेटरी एबनॉर्मलिटी। भाई एबनॉर्मलिटी का कहाँ है? आदमी बीमार कैसे है? क्या फेफड़ों की बीमारी है? क्या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है? ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 पार्ट है। एक तो रेस्पिरेटरी, तो रेस्पिरेटरी में या तो एसिडोसिस होगा या एल्कलोसिस होगा, लेकिन दोनों के लिए हमें देखना क्या पड़ेगा? फर्स्ट, सबसे पहले क्या देखेंगे? पीएच देखेंगे भैया। क्या देखेंगे? पीएच देखेंगे। अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो पीएच हो जाएगा कम, अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो पीएच हो जाएगा कम, अगर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है तो भैया पीएच बढ़ जाएगा। हमने क्या देखा? पीएच देखा। ध्यान से देखो, ये पीएच कम हो गया एसिडोसिस के केस में, और एल्कलोसिस के केस में पीएच बढ़ गया, इंक्रीज हो गया एल्कलोसिस के केस में। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस है। उसके लिए हम देखेंगे पीएच को, पीएच कम है या ज्यादा है। करेक्ट, चाहे वो मेटाबॉलिक हो चाहे एल्कलोसिस हो, उससे मेटाबॉलिक हो या एसिडोसिस हो, रेस्पिरेटरी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सबसे पहले क्या देखना है? ये एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। उसके लिए हम सबसे पहले ओनली एक चीज को देखेंगे, पीएच को। पीएच कम एसिडोसिस, पीएच ज्यादा एल्कलोसिस। क्लियर? अब ये पीएच तो पता चल गया भैया कि ये पीएच कम है, एसिडोसिस है, पता चल गया। अब हमें दूसरी चीज देखनी है कि मेटाबॉलिक है या फिर सिचुएशन एल्कलोस वो रेस्पिरेटरी है। तो अब हमें देखना है CO2 और बाइकार्बोनेट। तो हम देखते हैं कि अगर प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी है तो इसमें बदलाव आएगा साथ में CO2। अगर CO2 बढ़ गया, पीएच कम हो गया, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और अगर CO2 कम हो गया,
और पीएच बढ़ गया तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्लियर? अब देखो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, पीएच हो गया कम, एसिड कंपोनेंट पीएच हो गया कम, ब्लड में एसिड बढ़ गया, बढ़ाया किसने? CO2 ने, क्योंकि CO2 एसिड होता है, CO2 बढ़ गया तो ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऐसे ही जब पीएच हो गया बेटा कम, सॉरी पीएच बेटा बढ़ गया, पीएच क्या हो गया? बढ़ गया, तो प्रॉब्लम हो गई एल्कलोसिस, क्योंकि एसिड कम हो गया, पीएच जो है बढ़ गया तो एल्कलोसिस कंडीशन, खून में बेस ज्यादा है, खून में एसिड कम हो गया है, बेस ज्यादा है, ठीक है, तो ये हो गई एल्कलोसिस। अब देखो CO2 को, एसिड को, CO2 को, तो CO2 हो गई ये कम, यानी कि एसिड हो गया कम, तो बेटा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कहां से आदान प्रदान होता है? फेफड़ों से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, इसलिए रेस्पिरेटरी सिचुएशन, तो बेटा बहुत आसान है। दूसरा सेम सिचुएशन, सेम तरीके से हम देख लेंगे मेटाबॉलिक कंपोनेंट। अब ये देखो आप, मेटाबॉलिक पीएच कम यानी कि एसिडोसिस, लेकिन अब हम क्योंकि मेटाबॉलिक कंडीशन देख रहे हैं तो बाइकार्ब को देखेंगे। बाइकार्ब क्या होता है? बेस होता है। अगर बाइकार्ब कम हो गया, बाइकार्बोनेट कम हो गया तो क्या हुआ बेटा? एल्कलोसिस हो गई, लेकिन मेटाबॉलिक हुई है ना, क्योंकि पीएच भी कम है, बाइकार्बोनेट भी कम है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पीएच बढ़ा हुआ है, बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन है। अब देखना हमें ये है कि किस किस कंडीशन में ऐसा होता है बेटा। प्रॉब्लम अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, इस बंदे को, इसको परेशानी क्या है? सांस लेने में दिक्कत है, तो क्या होगा? ये हाइपोवेंटिलेशन कर रहा है, सांस छोड़ नहीं पा रहा पूरे तरीके से, तो सांस नहीं छोड़ रहा तो CO2 कहां रह जाएगा? ब्लड में रह जाएगा, और जब CO2 ब्लड में रह जाएगा तो क्या होगा? एसिड बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? एसिडोसिस हो जाएगी। अब बेटा एसिडोसिस कौन सी होगी? परेशानी फेफड़ों की है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी यार, ठीक है, तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। क्लियर? और ऐसा कब होता है? जब सांस छोड़ने में दिक्कत आती है, जब होता है अस्थमा के केस में, COPD के केस में, शैलो ब्रीथिंग हो जाए, ठीक से सांस नहीं छोड़ पा रहा, शैलो ब्रीदिंग हो गई, तब क्या होगा? CO2 रिटेंशन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ही रह जाएगा, बढ़ने लगेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं दूसरी, जब हाइपर वेंटिलेशन हो जाए, आदमी अपने फेफड़ों से जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, जल्दी जल्दी, और एकदम से CO2 को बाहर निकाल के फेंक दे रहा है, जब बाहर बहुत सारा CO2 निकल जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा? प्रॉब्लम एल्कलोसिस, क्योंकि CO2 तो एसिड है, एसिड तो फेंक दिया बाहर, तो क्या होगा? एल्कलोसिस। और प्रॉब्लम कौन कर रहा है? फेफड़े, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, क्योंकि CO2 वॉश आउट हुआ है, CO2 फेफड़ों ने CO2 को फेंक दिया। तो ये कब होता है? पैनिक सिचुएशन, जब कोई बहुत ज्यादा पैनिक हो जाए, या फिर हाई वेंटिलेशन सेटिंग, मान लो कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है और उसने जल्दी 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 वॉश आउट करा दिया, हाइपर वेंटिलेट कर दिया, ठीक है, ब्लोइंग डाउन टू मच हो रहा है, बार बार ब्लोइंग ऐसे करके बार बार सांस जो है बाहर निकल रही है जल्दी जल्दी, ठीक है, उस केस में CO2 वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो बेटा मेटाबॉलिक एसिडोसिस मैं बात कर रहा हूं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिड बढ़ गया तो किडनी, मैंने आपको बताया था ना, किडनी यानी कि खून के अंदर एसिड जो है वो बढ़ने लगेगा, तो कैसे बढ़ेगा भाई? किडनी जो है वो आपका उसको हाइड्रोजन आयंस को बाहर नहीं निकाल पा रही, रिटेंशन कर रही है, एसिड रिटेंशन कर रही है। किडनी फेलियर के केस में जब यूरिन आना बंद हो जाता है तब क्या होता है? एसिडोसिस हो जाती है, ठीक है। दूसरा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, भाई कीटोन बॉडी तो खुद एसिड है, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तो एल्कलोसिस का मतलब है हाइड्रोजन आयंस बाहर फेंक दिए। अब कौन फेंकेगा? या तो फेंके किडनी, तो किडनी नहीं फेंक रही है तो कौन फेंकेगा? आपको वॉमिटिंग होना शुरू हो गई, बार बार उल्टियां हो रही हैं, बार बार उल्टियां हो रही हैं, उस केस में क्या होगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस सब बाहर निकल जाएंगे। सीवियर वॉमिटिंग के केस में जब पेट से एसिड लॉस होता है, पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, H+ आयन होते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है क्योंकि H+ आयन के साथ मिलकर बनता है। तो जब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वॉमिट करके बाहर निकाल दिया तो बॉडी क्या करेगी? ब्लड से सारे एसिड को निकाल के पेट की पीएच को नॉर्मल करने की कोशिश करेगी, तो क्या होगा? ब्लड जो है उसके अंदर एसिड कम रह जाएगा, ठीक है, जिससे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो आप ये याद रखेंगे। यहां तक सब समझ आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो मेरे को बताओ, कमेंट करो, ठीक है जी, कमेंट करो। और देखो ये जो कोर्स है मेरा कंप्लीट कोर्स आपको मेरे एप्लीकेशन पर मिलेगा, गुरु वेदांता एप्लीकेशन पर, ठीक है। आप यूट्यूब का लोगो देख सकते हैं, गुरु वेदांता का लोगो सेम मेरे एप्लीकेशन का लोगो है, आप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आपको ऐसी अनलिमिटेड वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। बहुत कॉस्टली कोर्स नहीं है, और कोर्स की कॉस्ट तो छोड़ो यार, फ्री वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई हैं। इवन ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं अभी ABG, ये भी फ्री वीडियोस में है, और इसके नोट्स भी आपको फ्री में एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगे। जब आप फ्री नोट्स पर क्लिक करोगे ना तो आपको मिल जाएंगे, इसलिए डाउनलोड करो। नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप नर्सिंग सेलेक्ट करो, वहां पे आपको मिल जाएगा। सारी चीजें हर जगह अवेलेबल है। आप MBBS के स्टूडेंट हो, आप MBBS सेलेक्ट करो, अपनी ईयर सेलेक्ट करो, वहां पे आपको मिल जाएगा। नीट PG की तैयारी कर रहे हो, आप नीट PG सेलेक्ट करो, वहां पे भी आपको सारी चीजें मिलेंगी। अगर आप FMGE की तैयारी कर रहे हो, आप FMGE सेलेक्ट करो, आपको वहां पे भी सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया इसमें बताने में, अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा बताओ, अगर किसी को कोई डाउट हो, नहीं समझ आया हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मेरे एप्लीकेशन पर डाउट सेशन में आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो 3 चीजें हैं बेटा जो ABG को समझने में सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, कौन सी 3 चीजें हैं? 3 शब्द समझ लो। नंबर फर्स्ट कंपनसेटेड, नंबर सेकंड पार्शियल कंपनसेशन, और नंबर थर्ड अनकंपनसेटेड। तो ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये जो एसिड बेस बैलेंस डिसऑर्डर मिलते हैं ना, उनमें 3 चीजें होती हैं, कंपनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड। तो इस स्टोरी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंपनसेशन की स्टोरी क्या होती है।
ठीक है, अभी मैं आपको ये मैंने छोटी सी टेबल बनाई हुई है, इसके अकॉर्डिंग समझाता हूँ। पहले देखिए हमारे पास एक है कंपनसेटेड, एक है पार्शियल कंपनसेटेड और एक है अनकंपनसेटेड, 3 सिचुएशन है। ठीक है, अब बेटा मुझे ये बताओ कि हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, पीएच। अगर पीएच नॉर्मल है, मान लो पीएच नॉर्मल है और प्रॉब्लम है, यानी कि या तो मान लो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है कि हमारा जो वेंटिलेशन है वो बहुत कम हो पा रहा है, बॉडी के अंदर बहुत सारा CO2 भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी पीएच है नॉर्मल, इसका मतलब कंपनसेशन हो चुका है, कंपनसेशन हो चुका है। तो कंपनसेटेड डिसीज में क्या होता है, पीएच नॉर्मल मिलेगी आपको, चाहे वो मेटाबॉलिक सिचुएशन हो चाहे रेस्पिरेटरी सिचुएशन हो। अब बेटा ये कैसे मिलेगी, मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूं। मान के चलो यहां पे हम एक केस, हाइपोथेटिकली एक केस क्रिएट करते हैं। यहां पर पीएच, एक सेकेंड, पीएच जो है ये तो हो गया नॉर्मल क्रिएट। अब मान के चलो कि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो जो CO2 है, CO2 ये कितना होता है नॉर्मल, 35 से 45, लेकिन यहां पे है 55। अब भाई ये तो एसिडोसिस होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि इसे कंपनसेट कर लिया किसने, भाई बाइकार्बोनेट क्या होता है हमारा, HCO3, ये बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं, 22 से 27, लेकिन बाइकार्बोनेट है हमारा 38। तो ये बाइकार्बोनेट ने क्या करा, इसके एसिड को कंपनसेट कर दिया, कंपनसेट कर दिया, तो पीएच हो गई नॉर्मल, क्योंकि कंप्लीट कंपनसेशन कर दिया, कंपनसेशन कर दिया। जितना एसिड CO2 ने ब्लड में बढ़ाया था, उतना ही बेस बढ़ा करके बाइकार्बोनेट ने CO2 को नॉर्मल कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, यानी कि बाइकार्बोनेट ने उतना ही बेस को बढ़ा दिया, तो उसको कर दिया कंपनसेट, तो पीएच आ गई भैया नॉर्मल। ठीक है, पीएच आ गई नॉर्मल, क्लियर। तो इस तरीके से कंपनसेट हो गया। तो जब पीएच नॉर्मल हो, ठीक है, और अपोजिट वाला, मान लो रेस्पिरेटरी में क्या बढ़ता है, रेस्पिरेटरी में चेंजेस कहां आना चाहिए, CO2 के ऊपर, चेंजेस कहां आने चाहिए रेस्पिरेटरी में, CO2 के ऊपर, लेकिन आपने देखा रेस्पिरेटरी के अंदर पीएच नॉर्मल है और बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल है, यानी कि बाइकार्बोनेट ने क्या करा कि पीएच को नॉर्मल कर दिया, पीएच को नॉर्मल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट ने करा है, यहाँ पे मेटाबॉलिक सिचुएशन ने करा है। ऐसे ही मेटाबॉलिक सिचुएशन में देखोगे पीएच नॉर्मल है, लेकिन दूसरा अपोजिट वाला दुखी हो गया है, अपोजिट वाला एबनॉर्मल हो गया, यानी कि अपोजिट वाले को काम करना पड़ा है। ठीक है, तो ये होता है कंपनसेटेड, क्योंकि पीएच नॉर्मल आ गया तो फुल्ली कंपनसेटेड। अब मान के चलो पार्शियल कंपनसेशन की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, पीएच नॉर्मल नहीं होगा, पीएच नॉर्मल नहीं होगा, इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिचुएशन है मान लो, तो पीएच नॉर्मल नहीं होगा, जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो पीएच थोड़ा कम रहेगा, लेकिन अपोजिट वाला भी बिगड़ेगा, क्योंकि वो पार्शियली थोड़ा सा ही कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, तो अपोजिट वाला भी बिगड़ा, और वो सेम रेस्पिरेटरी है तो CO2 तो बिगड़ा है ही क्योंकि रेस्पिरेटरी है, और पीएच भी बिगड़ी है क्योंकि कंपनसेट भी नहीं हो पाया, और दूसरा जो कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा था यानी कि बाइकार्बोनेट, तो वो भी चेंज हो गया, वो भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्शियल कंपनसेट है, यानी कि प्रॉब्लम हुई रेस्पिरेटरी, पीएच एसिडिक हुई, पीएच बिगड़ी रेस्पिरेशन की वजह से, लेकिन मेटाबॉलिक वाले ने क्या करा, उसे करने की, ठीक करने की कोशिश की, तो वो भी बिगड़ गया बेचारा, यानी कि पार्शियल कंपनसेटेड में सारी चीजें बिगड़ी होंगी। एक होता है अनकंपनसेटेड सिचुएशन, जिसमें जैसे प्रॉब्लम रेस्पिरेशन की है तो CO2 तो बिगड़ा है, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है तो CO2 तो बिगड़ा, लेकिन जो मेटाबॉलिक पार्ट था ना वो एकदम नॉर्मल है, उसने कुछ नहीं किया, भाई तू अपना देख मैं कुछ नहीं देखूंगा, अनकंपनसेटेड, यानी कि दूसरे वाले ने कुछ नहीं किया, प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी की है तो रेस्पिरेटरी बिगड़ रहा है, मेटाबॉलिक को कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम मेटाबॉलिक की है तो मेटाबॉलिक ही बिगड़ा है, रेस्पिरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अनकंपनसेटेड सिचुएशन होती है। चलिए अब हम इसको एक स्टोरी की तरह समझते हैं। मान के चलो एक दोस्त होता है, 2 दोस्त होते हैं, ठीक है, एक बीमार हो गया और दूसरा वाला भी उसके साथ है। अब वो सोच रहा है मैं क्या करूं, एक बीमार हो गया तो दूसरा दोस्त सोच रहा है अब मैं क्या करूं, मेरा दोस्त तो बीमार हो गया। उसके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उसकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। जब करेगा तो भी 2 सिचुएशन है, या तो पूरे तरीके से कर पाएगा या थोड़ा बहुत हेल्प कर पाएगा, बेचारा पूरी तरह हेल्प नहीं कर पाएगा। मान के चलो कि इस दोस्त ने अनकंपनसेट और पार्शियल कंपनसेट, 2 स्टोरी है हमारे पास, और तीसरी कंप्लीट कंपनसेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनकंपनसेटेड की बात करते हैं कि भैया एक दोस्त हो गया बीमार, मान लो रेस्पिरेटरी हो गया बीमार, CO2 में बदलाव हो गया, पीएच में बदलाव हो गया, लेकिन जो दूसरा दोस्त है ना वो मस्त हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर, रूम के बाहर खड़ा होकर अपना सुट्टा लगा रहा है, उसको मतलब नहीं है भाई तू मर रहा है तू मर, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये सिचुएशन है अनकंपनसेटेड, क्योंकि रेस्पिरेटरी बीमार हुआ, पीएच चेंज हुआ, लेकिन मेटाबॉलिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपना दूर हूं। ठीक है, अब बात करते हैं पार्शियल कंपनसेशन की। यहां पे देखो पार्शियल कंपनसेशन में देखो कि दोस्त बीमार है और उसका दोस्त दूसरा बेचारा भाग रहा है, दौड़ रहा है, दवाइयां लेके आ रहा है, लेकिन उसको पूरी तरह ठीक नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई तो पूरा बाइकार्बोनेट जो है वो अपना पूरी कोशिश लगा रहा है, दम लगा रहा है, लेकिन पूरी तरह उसको ठीक नहीं कर पा रहा। तो पीएच एबनॉर्मल है, लेकिन बाइकार्बोनेट रेस्पिरेटरी की तो हालत बिगड़ी है क्योंकि वो बीमार है, और बाइकार्बोनेट बेचारा उसके लिए दवाइयां ला के उसकी हालत बिगड़ी है। ठीक है, तो फाइनली तीनों की हालत बिगड़ी है, क्योंकि पीएच भी कंप्लीट नहीं हो पाया, यानी कि पूरा ठीक भी नहीं हो पाया,
और बेचारा CO2 यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में है, ठीक है, तो जिससे पीएच भी पूरी ठीक नहीं हुई और साथ में बाइकार्बोनेट और उस प्रॉब्लम के लिए ठीक करने में लगा हुआ है, लेकिन बेचारा पूरे तरीके से ठीक नहीं कर पाया, पार्शियली कंपनसेटेड है, थोड़ा बहुत ठीक कर पाया, पूरा ठीक नहीं कर पाया। नेक्स्ट कंडीशन है फुली कंपनसेटेड। फुली कंपनसेटेड का मतलब है कि भैया पीएच बिल्कुल नॉर्मल आ गया, यानी कि एक दोस्त बीमार हुआ, दूसरे दोस्त ने पूरा दवाइयां दे दी, पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया और उसको बिल्कुल ठीक कर दिया, तो पीएच तो हो गई नॉर्मल, लेकिन दोनों दोस्त के ऊपर लोड आ गया क्योंकि एक दोस्त तो बीमार था, ठीक है, और दूसरे दोस्त ने अपना सब कुछ दे दिया, तो दोनों, तो उसमें क्या होगा फुली कंपनसेटेड में कि दोनों चीजें बिगड़ी होंगी, रेस्पिरेटरी भी मेटाबॉलिक भी, लेकिन पीएच बिल्कुल नॉर्मल है, ये फुली कंपनसेटेड है। तो बेटा अगर यहाँ इस स्टोरी में किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे को मैसेज करो, मेरे को डाउट सेशन में मैसेज करो, मेरे ग्रुप पे आओ, एप्लीकेशन पे आओ, आई विल सॉल्व एवरीथिंग, आपके हर क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं, अब आगे चलते हैं। तो बेटा हमारे पास एक ये वैल्यू है, इसको देखिए, एक केस पीएच है इसकी 7.48, भाई नॉर्मल क्या थी 7.45 तक नॉर्मल थी, 7.35 से 7.45 नॉर्मल थी। तो सबसे पहले हमने पीएच देखी, तो ये तो जा रही है एल्कलोसिस की तरफ, और इसका CO2 है 9, CO2 है 9, CO2 कितना होता है 35 से 45, रह गया 9, यानी कि फेंक दिया निकाल के, सब निकाल के फेंक दिया, किसने किसने फेंक दिया, रेस्पिरेशन है। दूसरी चीज है हमारे पास तीसरा बाइकार्बोनेट, ये है 36, जबकि ये नॉर्मल कितना था 22 से 27 और ये 36, यानी कि इसने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब देखो इसमें एक कंफ्यूजन होगा, और वो कंफ्यूजन ये होगा, थोड़ा सा हम इसको छुपा देते हैं, इसमें कंफ्यूजन ये होगा कि मुझे ये पता चल गया ये एल्कलोसिस है क्योंकि पीएच बढ़ा हुआ है। चलो मैं लिखता चलता हूँ आपके साथ, ठीक है, आप इसको समझो। पीएच बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा पेन लेते हैं या हाइलाइटर ले लेते हैं, अपनी बड़ा पेन, ठीक, पीएच बढ़ा हुआ है, ठीक है, पीएच क्या है बढ़ा हुआ है, रेड कलर, पीएच बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा भाई पीएच बढ़ा हुआ है, तो जरा कोई टाइप तो करो, कोई लिखो तो यार, पीएच बढ़ा हुआ है तो एल्कलोसिस हो गया ना, एल्कलोसिस, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि पीएच बढ़ा हुआ है तो भैया है तो एल्कलोसिस। अब कौन सा एल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी है, मेटाबॉलिक है, ये देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या देखूं पहले, भाई मेरे को तो दोनों चीजें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी कम मिल रहा है तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस भी लग रहा है, साथ में मेरे को बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ मिल रहा है, 36 मिल रहा है, तो जब बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ है तो मेरे को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी लग रहा है। अब मैं कैसे डिसाइड करूं भैया कि ये कौन सा एल्कलोसिस है, दिस इज द सिचुएशन। तो अब हमें किस चीज पे ध्यान देना है ताकि हमें ये कंफ्यूजन ना हो, तो बेटा हमको देना है ध्यान सीक्वेंस पे, क्योंकि सही सीक्वेंस ही आपको सही आंसर की तरफ ले जाएगा, सही सीक्वेंस ही आपको सही डायग्नोसिस की तरफ ले जाएगा। तो अब जरूरत है सही सीक्वेंस की, तो बेटा अब यहां पे स्टेप देखने की जरूरत है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, पीएच, फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, पीएच, देखिए बेटा फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, पीएच, तो हमने देखा पहले पीएच, और पीएच है हमारा एल्कलोसिस। और सेकंड स्टेप में हम क्या देखेंगे, सेकंड स्टेप में हमेशा हम बाइकार्ब को देखेंगे, मेटाबॉलिक पार्ट को देखेंगे, पहले रेस्पिरेटरी पार्ट को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, मेटाबॉलिक पार्ट को देखेंगे। तो अब अगर हमने मेटाबॉलिक पार्ट देखा तो हमने देखा कि ये भी बढ़ा हुआ है बाइकार्ब, तो हमारे सामने क्या क्लियर हो जाता है, हमारे सामने क्लियर हो जाता है कि ये जो सिचुएशन है ये मेटाबॉलिक है, एल्कलोसिस है, एल्कलोसिस है, तो हम इसे कहेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। लेकिन बेटा अब हम तीसरी चीज को देखेंगे, रेस्पिरेटरी को, दोस्त को, कि भाई जब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुई, पीएच बिगड़ी, तो तुमने क्या किया। अब हमने दोस्त को देखा जो कि CO2 है, दोस्त कौन है यहाँ पे, CO2 है, तो हमने देखा CO2 को, तो बेटा CO2 भी बेचारा वॉश आउट हो गया, पूरा खत्म हो गया, CO2 कम हो गया। तो CO2 ने क्या करने की कोशिश करी है, कंपनसेट करने की कोशिश करी है, क्या करने की कोशिश करी है, कंपनसेट करने की कोशिश करी है। CO2 कैसे होता है, रेस्पिरेटरी से, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ने कंपनसेट करने की कोशिश करी है, लेकिन क्या पीएच नॉर्मल हुआ, अगर पीएच नॉर्मल होता तो फुली कंपनसेट हो जाता, लेकिन यहाँ पे पीएच तो अभी भी एल्कलोसिस है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि पार्शियल कंपनसेशन हुआ है बेटा, क्या हुआ है, पार्शियल कंपनसेशन, तो हम इसे कहेंगे पार्शियल कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आप यहां पे देख सकते हो, दिस इज द आंसर, पार्शियल कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पार्शियल कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो बेटा चाहे आप नर्सिंग वाले हो, चाहे आप FMGE वाले हो, चाहे आप नीट पीजी कर रहे हो, या आप MBBS के स्टूडेंट हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने ये देख लिया, हमने सीक्वेंस भी सीख लिया, हम पार्शियल कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड, कंप्लीटली कंपनसेटेड, तो सारी चीजें हम सीख चुके हैं। अब हमारे पास कुछ सैंपल क्रिएट किए हुए हैं। तो केस नंबर फर्स्ट बेटा, केस नंबर फर्स्ट है हमारा, इसके अंदर क्या है आप ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर पीएच देखो ध्यान से, ये इतना होता नहीं, हाइपोथेटिकली क्रिएट किया है, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, इसको 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 क्या कर लेते हैं, 7.30 क्रिएट, ये हमारा हो गया पीएच। तो बेटा सबसे पहले हमने पीएच को देखा, पीएच जा रहा है एसिडोसिस की तरफ, तो यहां पे क्या है, एसिडोसिस, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, दूसरा क्या देखते हैं हम, बाइकार्ब को देखेंगे हमेशा, मैंने आपको कहा था दूसरा क्या देखेंगे, मेटाबॉलिक को देखेंगे भैया पहले, हम किसी और को नहीं देखेंगे। तो नंबर 2 पर हम देखते हैं बाइकार्बोनेट को,
तो ये बाइकार्बोनेट कितना होता है नॉर्मल, 22 से 27, ये नॉर्मल होता है 22 से 27, तो ये तो 26 है, यानी कि नॉर्मल है, ये है नॉर्मल। तो मेटाबॉलिक पार्ट तो हट गया। अब दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास CO2 यानी कि रेस्पिरेटरी पार्ट, और ये CO2 बेटा इसमें ध्यान से देखो, अभी मैंने वो तो चेंज कर दिया लेकिन ये नहीं करा, तो इसमें इसको भी मैं थोड़ा चेंज करता हूँ CO2 को, है ना। अब आप देखिए एसिडोसिस है, तो CO2 क्या रहा होगा, बढ़ा हुआ रहा होगा, क्या रहा होगा, बढ़ा हुआ रहा होगा, क्योंकि CO2 ही तो, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो एसिड है जो बढ़ रहा है अंदर। तो मैंने 52 बहुत ज्यादा लिख दिया था, पर कोई बात नहीं, हम इसमें लिख देते हैं 50, लिख देते हैं 50, यानी कि CO2 बढ़ा हुआ है, तो ये हो गया एसिडोसिस, और ये हो गया रेस्पिरेटरी। तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये क्या केस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। लेकिन अब हम ये समझेंगे क्या ये कंपनसेटेड है कि अनकंपनसेटेड है। तो भैया हमारा दूसरा पार्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, तो ये अनकंपनसेटेड है। उसने उसको दूसरा पार्ट, आप देखो मेटाबॉलिक पार्ट को, ये तो नॉर्मल है 26 है, क्योंकि 22 से 27 नॉर्मल होता है, तो ये 26 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपनसेट करने की कोशिश की, नहीं करी, बिल्कुल कंपनसेट करने की कोशिश ही नहीं करी। तो ये ना तो पार्शियल कंपनसेटेड है ना कंप्लीटली कंपनसेटेड है, ये तो अनकंपनसेटेड है। तो अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, तो ये अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब नेक्स्ट केस है, जरा इसका बताओ मुझे, कमेंट करो कि ये क्या है। इसको कमेंट करो कि ये क्या है, डायग्नोसिस बताओ। देखो फिर से हम वही देखेंगे, पीएच देखेंगे, पीएच क्या है, बढ़ा हुआ है, तो प्रॉब्लम एल्कलोसिस है। सीक्वेंस में जाएंगे, दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा मेटाबॉलिक पार्ट देखेंगे, तो मेटाबॉलिक पार्ट 37 है, 22 से 27 नॉर्मल होता है, बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बन गया, मेटाबॉलिक बढ़ा हुआ है, इंक्रीज्ड है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब इसे देखेंगे CO2 को, तो CO2 ने क्या करा, कंपनसेट करने की कोशिश की है, क्योंकि इसने अपने एसिड को बढ़ाने की कोशिश की है। ये 35 से 45 होता है, ये तो 52 पहुंच गया, तो इसने बढ़ाने की कोशिश की है, और फिर भी पीएच में प्रॉब्लम है, पीएच फिर भी नहीं हुआ। देखो इसने बढ़ाने की कोशिश की, कंपनसेट करने की कोशिश की है, इसने क्या करा है, इसने कंपनसेट करने की कोशिश करी है। भाई ये जो रेस्पिरेटरी पार्ट है इसने तो कंपनसेट करने की कोशिश करी है, कंपनसेट करा है, लेकिन गलती उसकी नहीं है, ये पूरा नहीं हुआ कंपनसेट, ये पूरा तो नहीं हो पाया, पीएच नॉर्मल तो नहीं हो पाया, तो ये क्या हुआ, पार्शियल कंपनसेटेड। तो पार्शियल कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, पार्शियल कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो दोस्तों ये सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल से अब आप सभी जब भी एबीसी देखोगे तो कम से कम इतना तो समझ पाओगे कि ये कंडीशन क्या है, ये कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है, एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी है, मेटाबॉलिक है। ये चीजें आप अच्छे से समझ पाओगे, सारे एमसीक्यूज के आंसर कर पाओगे अगर एबीजी से आते हैं तो, और हर एबीजी रिपोर्ट को अब आप पढ़ पाओगे, देख पाओगे। थैंक यू।